शो मेनू उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर अध्याय 26 सत्ता का दुरुपयोग गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C26 सत्ता का दुरुपयोग अध्याय 26 सत्ता का दुरुपयोग। मेरा नाम आर्थर गार्डनर है, आर्थर ने धीरे से कहा, क्लॉडिना की ओर मुड़ते हुए, जो चुपचाप उसे घूर रही थी। आर्थर गार्डनर, क्लॉडिना ने धीरे से कहा। वह नाम से स्पष्ट रूप से परिचित थी, जैसे कि यह उसकी याददाश्त के किनारों को खींच रहा था। यह इतना परिचित क्यों लग रहा था, और यह किसी और चीज से जुड़ा हुआ क्यों लग रहा था? आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस्टर गार्डनर, क्लॉडिना ने कहा। लेकिन कृपया मुझे बस क्लॉडिना ही कहें। वह कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराए। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। आपसे मिलकर खुशी हुई, क्लॉडिना, आर्थर ने उत्तर दिया। उसका स्वर गर्म और मिलनसार था। आर्थर क्लॉडिना के शब्दों पर मुस्कुराया। वह अभी भी शहर की सड़कों पर गति सीमा पर गाड़ी चला रहा था, अन्य कारों के साथ लाइन में। वह रियरव्यू मिरर की जांच करता रहा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी पीछे ना हो। उसका पीछा करते हुए कुछ नज़रों के बाद आर्थर को काफ़ी सुरक्षित महसूस हुआ और उसे उम्मीद थी कि स्थिति जल्दी ही सुलझ जाएगी। चलो बस उम्मीद करते हैं कि यह मामला जल्दी खत्म हो जाए, उसने कहा। हालांकि एक और समस्या थी। इस बार आर्थर क्लॉडिना को ला रहा था, एक जानी मानी सार्वजनिक हस्ती जो निस्संदेह हलचल मचाने वाली थी। वह उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी संगति में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा उसके मैनेजर ने उसकी वर्जिनिटी को नीलाम करने की भी योजना बनाई थी। आर्थर ने स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके सीने में जलन उबल रही थी, क्योंकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि कितने लोग धन की खोज में भ्रष्ट हो गए हैं। वह जानता था कि लियो बहुत आगे निकल गया था। क्लॉडिना को फंसाने के बजाय उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था, खासकर तब जब उसने नीलामी के सुझाव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। क्लॉडिना, आर्थर ने धीरे से कहा। हाँ, हम मिस्टर गार्डनर, उसने धीमी कोमल आवाज में उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आर्थर पर्याप्त है, उसने उत्तर दिया। हाँ, मिस्टर आर्थर, क्लॉडिना ने धीरे से कहा। आर्थर ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसे सार्वजनिक व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर कोई अपराध नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, यहाँ तक कि पुलिस भी। आर्थर की पूछताछ के जवाब में क्लॉडिना ने सोच समझकर कुछ देर रुककर कहा, मेरे पास रहने के लिए एक जगह है, लेकिन मिस्टर लियो, क्या आप उसका सामना करने से डरते हैं? आर्थर ने पूछा। आर्थर ने अपनी जीभ चटकाई, आवाज में अस्वीकृति स्पष्ट थी। उसे दृढ़ता से लगा कि लियो जैसे व्यक्ति को कठोर सबक सिखाने की जरूरत है। फिलहाल उसने सोचा कि क्लॉडिना को तब तक रहने के लिए जगह देना सबसे अच्छा होगा जब तक कि उसके प्रबंधन के मुद्दे हल नहीं हो जाते। कम से कम लियो को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए और उसे कठोर सजा दी जानी चाहिए, आर्थर ने दृढ़ता से कहा, अन्यथा मैं तुम्हें उनके प्रबंधन के अधीन नहीं रहने देना चाहता। मैं देख रहा हूं कि तुम में हरम जैसी प्रवृत्ति विकसित होने लगी है, मेजबान। तुम्हें उस लड़की को खतरे में न देखना चाहने का क्या अधिकार है? यह अच्छे काम करने की प्रवृत्ति है, आर्थर ने अपने शब्दों को आत्मसात करते हुए सोचा। और कृपया चुप रहो, तुम डरपोक सिस्टम। शायद मैं सीमाओं को लंघ रहा हूं, आर्थर ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे और लियो से जुड़ी घटना के बाद बिना किसी परेशानी के काम करने में सक्षम होने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। इस बिंदु तक आर्थर क्लॉडिना को काम पर रखने वाली कंपनी को खरीदने और निश्चित रूप से वहां की गई गंदगी को मिटाने पर भी विचार कर रहा था। धीमी आवाज में क्लॉडिना ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे अपनी नौकरी खोने से कोई परेशानी नहीं है, मिस्टर आर्थर। क्लॉडिना ने आगे कहा, मेरा मतलब है, मैं सिर्फ पैसे के लिए अपना पेशा नहीं अपनाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे वाकई इसमें मज़ा आता है। मुझे गाना पसंद है। जब मैं गाती हूँ तो सभी लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। ये देखकर मुझे किसी भी तरह की दौलत से ज़्यादा खुशी मिलती है। क्लॉडिना ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खुशी और अपराधबोध का मिश्रण था, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार किया कि वह अपने करियर द्वारा प्रदान की गई विलासिता की आदी हो गई थी। रहने के लिए एक अच्छी जगह, एक विश्वसनीय कार और बेहतरीन सेवा। लेकिन इस नौकरी को शुरू करने के बाद से उसने अपने कई दोस्तों को खो दिया था और उसे उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। मेरे पास गोल्डन चैम्बर में एक बड़ा कमरा है, आर्थर ने शुरू किया, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए ताकि ऐसा न लगे कि वह लड़की का फायदा उठा रहा है। एक मंजिल पर कुछ कमरे हैं जिन्हें मैंने किराए पर दिया है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप रात के लिए वहां रुक सकते हैं, और अगर यह आपको ज्यादा आरामदायक लगे तो मैं आपको आज रात जहां भी रुकना चाहें वहां ले जा सकता हूं। क्लॉडिना ने आर्थर को जिज्ञासु आंखों से देखा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने इतने अमीर और इतने दयालु और सौम्य व्यवहार वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात की थी। वह अपने विश्वासों में दृढ़ दिखाई दिया, फिर भी लोगों के साथ बहुत सम्मान से पेश आया।
इसके अलावा उसने उसकी मदद करने के लिए जोखिम भी उठाया था। वह खुद पर इतना आश्वस्त लगता है, उसने सोचा, फिर भी इतना परवाह करने वाला और उदार है। उसने मेरी मदद करने के लिए ऐसे काम भी किए हैं जो खुद को खतरे में डालते हैं। क्लॉडिना के पहले के प्रश्न पर आथा की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद जिस आदमी से वह मिली थी दोनों की मुलाकात हुई और आथा चेहरे की विशेषताओं और उनकी आवाज़ के मामले में एक दूसरे से एक अजीब समानता रखते थे। इससे क्लॉडिना को आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति अभाव और गरीबी में क्यों जी रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा था? उसने खुद से सोचा, मैं आपके साथ आऊंगी मिस्टर आथ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, क्लॉडिना ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और उसका दिल हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें बंद होने के साथ उसके बर्फ जैसे सफ़ेद चेहरे पर एक हल्की लाली फैल गई। उसने खुद से सोचा, क्या वह मुझे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करेगा? आथा ने उसमें अरबों डॉलर का निवेश किया था, साथ ही ऐसे जोखिम भी उठाए थे जो उसे खतरे में डाल सकते थे। निश्चित रूप से उसे बदले में कुछ उम्मीद करनी चाहिए, है ना? क्लॉडिना, आथा ने कहा, उसे उसके विचारों से बाहर निकालते हुए। मुझे लगता है कि अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में याद है जो उस रात सुविधा स्टोर के सामने आपसे मिला था। मैंने उस रात लियो का चेहरा पहचान लिया था, उसने कहा। क्लॉडिना ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और आथा को देखा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है और उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसी ने उस रात उसकी मदद की थी। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ कम होने लगा। वह उसे एक बार फिर खतरे से बचाने के लिए वापस आ गया था। तो ये सच है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट नहीं थी। क्लॉडिना भावनाओं से अभिभूत थी, उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भर गई थीं। श्री आथा, आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। आपने मुझे 2 बार बचाया है और मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। उसने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने की कोशिश की। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आथा ने विनम्रता से उत्तर दिया। बस आपको यहाँ देखना और अच्छा करना ही मेरे लिए पर्याप्त पुरस्कार है। लेकिन मैं बहुत दोषी महसूस करती हूँ, क्लॉडिना ने जोर देकर कहा। आपकी दयालुता के लिए अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। नहीं, सच में, श्री आथा ने धीरे से जोर दिया। आपकी कृतज्ञता ही मुझे चाहिए। आथा ने हल्के से मुस्कुराया और फिर सिर हिलाया। मेरे काम के लिए किसी का आभार व्यक्त करना ही मुझे खुश करने के लिए काफ़ी है, उन्होंने कहा। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत करो क्लॉडिना। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छाओं पर अधिक ध्यान दो। तुम जो करना चाहती हो करो और कभी भी उन लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो जो जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने लक्ष्यों की परवाह करते हों। और याद रखो, तुम्हारे पास हमेशा लड़ने का विकल्प होता है। तुम्हारे पीछे बहुत से लोग खड़े होंगे और तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारा प्रभाव जितना तुम सोचती हो उससे कहीं अधिक है। क्लॉडिना ने धीरे धीरे आथा के शब्दों को समझा। वह मजबूत महसूस कर रही थी और उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी याद आ गई। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराए। उसका चेहरा स्ट्रीट लाइट से रोशन था, इतना सुंदर लग रहा था मानो चांद रात के तारों से मिल गया हो। हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। जब आथा और क्लॉडिना एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने अचानक सायरन की आवाज़ सुनी जो तेज़ और नज़दीक आ रही थी। उसने अपने रियरव्यू मिरर में देखा और देखा कि कई पुलिस कारें उसके पीछे तेज़ी से आ रही थीं। उसने ऊपर एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड की आवाज़ भी सुनी, जो संभवतः उसकी कार का पीछा कर रही थी। क्या हो रहा है? उसने पूछा। मिस्टर आथ, क्लॉडिना ने कहा, उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। मिस्टर एस्टन के पास बहुत ताकत है। मुझे डर है कि अगर हम पकड़े गए तो आपको मेरा अपहरण करने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कानून पैसे वालों के पक्ष में है। क्लॉडिना पीली दिख रही थी। जब वह बोल रही थी तो उसकी चिंता स्पष्ट थी। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और मेरी कार लेकर चले जाओ। शायद यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा, उसने कहा। आथा ने मुश्किल से निगला और अपने जबड़े को कस लिया, धीरे से बड़बड़ाया। लगता है कि मुझे कार रेस में माको से मुकाबला करने से पहले कुछ वार्म अप लैप्स करने होंगे। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास नाटक उपन्यास अजय आथ गार्डनर अध्याय 27 गति सीमा को तोड़ना गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेलबिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर सी 27 गति सीमा को तोड़ना अध्याय 27 गति सीमा को तोड़ना। क्लॉडिना, आथ ने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी क्योंकि उसने कार को तेज़ किया। वह तुरंत ध्यान केंद्रित करने में सक्षम लग रहा था। उसकी आंखें तेज़ी से दूसरी कारों की स्थिति को देख रही थीं। ड्राइविंग के साथ उसका एकमात्र अनुभव पिछले कुछ दिनों का था, फिर भी वह किसी भी तरह की घबराहट को दूर रखने में कामयाब रहा।
क्या आप इतनी तेज चलने वाली कारों के आदी हैं? क्लॉडिना ने अपना सिर हिलाया। भले ही मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है, लेकिन मैं शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसे चलाने में बहुत आत्मविश्वास नहीं है। मैं आमतौर पर परिवहन के लिए एक निजी ड्राइवर पर निर्भर रहती हूँ, यह मेरी जैसी कंपनी की नीति है। उसने हाथ की ओर मुड़ते हुए धीरे से उत्तर दिया। हालांकि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने आश्वस्त करते हुए कहा। आपकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आप जो चाहें करें, आप इस कार को जितनी तेज चाहें चला सकते हैं और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी क्योंकि उसने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और कुर्सी के किनारे को कसकर पकड़ लिया। होस्ट, अगर आप चाहें, आप ड्राइविंग क्षमताओं के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए अपने वीआईपी अंक का उपयोग कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से इस कार चेस को और भी मज़ेदार बना देगा। साथ ही हेलीकॉप्टर में एक कैमरा है जो सब कुछ कैप्चर कर रहा है। कौन जानता था कि दर्शकों को शो दिखाने से आपको वीआईपी पॉइंट मिल सकते हैं। क्या आप इस गंभीर स्थिति में मजाक करने की कोशिश नहीं कर सकते, सिस्टम? आथा ने कहा। कार की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचते ही उसने पैडल को और नीचे दबा दिया। एक तेज चीख के साथ वह दूसरी कार से आगे निकल गया और एक और कार से आगे निकल गया। पुलिस की कार के सायरन उसके पीछे गूंज रहे थे, जो लगातार तेज होते जा रहे थे। ये लाइसेंस प्लेट S3969X वाली कार के ड्राइवर के लिए एक ज़रूरी कॉल है, कृपया तुरंत गाड़ी रोक दें। ये शब्द ऊपर आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से गूंज रहे थे। आथा ने स्क्रीन पर नज़र डाली, जिस पर शहर की सड़कों का नक्शा दिखाया गया था। वह पुलिस के पीछा से बचने के लिए सबसे अच्छे रास्ते की तलाश में बेचैन था, लेकिन इस बार यह मुश्किल साबित हो रहा था। वह हाईवे पर फंस गया था और वह बस इतना ही कर सकता था कि पुलिस से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने की उम्मीद में एक सुरक्षित दूरी बनाए रखे। आथा ने अपनी कार अविश्वसनीय रूप से तेज चलाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसानी से अपने सामने वाली कार को पार करके एक तेज दायां मोड़ ले सकता है। अचानक उसके रास्ते में एक बड़ा ट्रक आ गया, इसलिए उसने धीरे से ब्रेक लगाया और फिर तेजी से दायां मोड़ लिया और फिर से तेज हो गया। क्लॉडिना ने अपनी सीट के किनारे को कसकर पकड़ लिया, अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई कि आथा एक कुशल ड्राइवर है, जैसे कि इस गति से गाड़ी चलाना उसके लिए दूसरी प्रकृति थी। उसने आथा की ओर देखा और उनकी दबावपूर्ण स्थिति के बावजूद वह शांत दिखाई दिया। उसने सोचा, वह ऐसा कैसे करता है। इस बीच आथा अभी भी अपने 10 पॉइंट के ड्राइविंग कौशल पर भरोसा करते हुए बचने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि वह जिस गति से जा रहा था उसे संभाल सकता है। इस बार उसकी इंद्रियां बेहतर हो गई थीं और सोचने और ध्यान केंद्रित करने की गति तेज हो गई थी, जो उसके ड्राइविंग कौशल के साथ मिलकर, हालांकि अभी तक पेशेवर नहीं थी, उसे अपनी कार की गति 160 किलोमीटर घंटा बनाए रखने में मदद करती थी। कार की मधुर ध्वनि, भले ही वह पूरी गति से चल रही थी। आथा के तेजी से आगे निकलने पर कार के हॉर्न और अन्य वाहनों की बार बार बीप की आवाज़ तथा दूर से पुलिस कार के सायरन की आवाज़ ने आथा को अन्य कारों पर प्राथमिकता पाने में सक्षम बनाया। भागने के अपने प्रयासों के बावजूद आथा हेलीकॉप्टर को हिला नहीं सका, जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसने ये भी देखा कि किसी ने सीधे उस पर राइफल तान रखी थी। क्या वे पागल हैं? उसने सोचा, अगर वे मुझे गोली मारते हैं तो संभावना है कि क्लॉडिना को भी चोट लग सकती है। क्लॉडिना ने आथा की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना चाहती थी, ताकि वह अधिक सुरक्षित तरीके से भागने का रास्ता खोज सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वह पूरी तरह से दृढ़ था और अपने चुने हुए रास्ते से हटने को तैयार नहीं था। अतीत में उसके सामने आए धनी पुरुषों में उसकी मानसिकता दुर्लभ थी। उनमें से अधिकांश अपने धन पर निर्भर थे, खुद कार्रवाई करने के बजाय अपनी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अंगरक्षकों को काम पर रखते थे। राष्ट्रीय टेलीविजन पर पुलिस द्वारा पीछा किए जाने की खबर को लाइव देखकर लोग स्तब्ध रह गए। संदेह जताया गया कि क्लॉडिना, बर्फ की राजकुमारी, को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अगवा कर लिया था, जो अब अपनी स्पोर्ट्स कार को सड़क पर तेज गति से चला रहा था। पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यह अविश्वसनीय है, उनमें से एक ने कहा। ये कुछ ऐसा है जैसा आप किसी एक्शन मूवी में देखते हैं। मुझे नहीं लगता था कि इस तरह की कार का पीछा करना वास्तविक होता है। जो कोई भी गाड़ी चला रहा है वह पेशेवर ड्राइवर होना चाहिए, एक और ने आश्चर्य व्यक्त किया। जिस तरह से उन्होंने कार को चलाया वह अविश्वसनीय था। ऐसा कुछ नहीं है जो कोई आम व्यक्ति कर सकता है। नोवेल ड्रामा और सीख सामग्री। आथा को लगने लगा कि उसका पीछा करने वाली पुलिस कारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिन सड़कों पर वह चल रहा था वे सभी दिशाओं में अजीब तरह से सुनसान थीं। स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसे स्थिति को और अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ठीक है सिस्टम, मुझे लगता है कि मैं अपने ड्राइविंग कौशल के लिए 10 वीआईपी अंक आवंटित करूंगा। आइए देखें कि लोग आज रात किस तरह का प्रदर्शन देखना पसंद करेंगे।
होस्ट, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। होस्ट, आर्थर गार्डनर। शेष 99,54,49,99,995 अमेरिकी डॉलर। शरीर 70, उत्कृष्ट दिमाग 55, बहुत अच्छा। वीआईपी अंक 20, कौशल 3, ड्राइविंग 20, उन्नत। आग्नेयास्त्र शूटिंग 20, उन्नत। सामान्य मार्शल आर्ट 20, उन्नत। भागीदार 1, एडना रॉस 22, 80%। आर्थर ने तुरंत महसूस किया कि उसका सिर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से भर गया है और उसका मस्तिष्क सड़कों पर संकेतों और संकेतों को पहचानने के लिए बेहतर तरीके से काम कर रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह 4 पहियों पर पैदा हुआ और बड़ा हुआ हो। जिस कार को वह चला रहा था उसके साथ उसका बंधन किसी और जैसा नहीं था। इंजन की गर्जना के साथ आर्थर ने एक्सीलेटर दबाया और कार की गति बढ़ गई। शहर की सड़कों पर इंजन की तेज आवाज़ गूंजने लगी। टायरों की चीख की आवाज़ हवा में भर गई। आर्थर तेजी से अपने आगे चल रही कारों से आगे निकल गया। उसकी सजगता इतनी तेज थी कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी गति के साथ बने रहना मुश्किल हो जाता। वह 1 सेकंड के अंश से आगे है, किसी ने टिप्पणी की। नीली स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर, हेलीकॉप्टर में बैठे व्यक्ति ने घोषणा की, उम्मीद है कि वह तुरंत रुक जाएगा, अन्यथा हम उस कार के पहियों को गोली मार देंगे जिसे आप चला रहे हैं। आर्थर को लगा कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उस रात पहले से कहीं ज्यादा तीव्र। ये स्पष्ट था कि वे धोखा नहीं दे रहे थे। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, हेलीकॉप्टर में बैठे व्यक्ति की एक झलक देखी, हाथ में राइफल लिए ट्रिगर खींचने के लिए तैयार। गोली की आवाज़ गूंजी। उसके तुरंत बाद जोरदार विस्फोट हुआ जो सीधे उस कार की ओर बढ़ रहा था जिसे आर्थर चला रहा था। प्रभावशाली सजगता के साथ वह जल्दी से बाईं ओर मुड़ने में कामयाब रहा। बाल बच गया। शिट, ये लोग बहुत अयोग्य हैं, उसने फुसफुसाया। गैस पर पैर रखना बंद नहीं किया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं। उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 28, शानदार जीवन गुना। विशेष प्रस्तावों के साथ नोवेल बिनस्टो का स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे प्राप्त करने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर। C28, शानदार जीवन। अध्याय 28, शानदार जीवन। आर्थर अपनी कार को असाधारण तेज गति से चलाता रहा और आगे उसने एक बहुस्तरीय राजमार्ग देखा जो संभवतः हेलीकॉप्टर को उसके साथ पकड़ने से रोकता। पुलिस की कारें जो उसका पीछा कर रही थीं अब बहुत पीछे थीं, जिससे उसे उनका पीछा करने से बचने का रास्ता खोजने के लिए बहुत कम समय मिला। आर्थर ने एक अन्य कार के साथ रुकने का प्रयास किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? BMW Z29 नामक बड़ी काली कार चला रहे व्यक्ति ने आर्थर के प्रस्ताव के जवाब में चिल्लाया। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि आर्थर ने तेजी से गति बढ़ाई और उसे पीछे छोड़ दिया, अंततः उसके आगे निकल गया। आर्थर आपातकालीन सड़क खंड पर रुक गया और वह और क्लॉडिना जल्दी से कार से बाहर निकल गए, अभी भी कसकर हाथ पकड़े हुए। BMW में बैठा व्यक्ति भी आसानी से बाहर निकल गया। क्या? क्लॉडिना, रुको, व्यक्ति ने कहा। क्लॉडिना को देखकर भ्रमित लग रहा था। मैं तुम्हें इस कार के लिए 5 गुना अधिक भुगतान करूंगा, आर्थर ने कहा। वह व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला था कि आर्थर और क्लॉडिना जल्दी से उसकी कार में कूद पड़े। खाता संख्या क्या है? आर्थर ने तत्काल पूछा। बिना समय बर्बाद किए व्यक्ति ने जल्दी से अपना खाता नंबर बताया और फिर आर्थर BMW में चला गया। क्या यह एक सपना है? मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता है न? वह वास्तव में क्लॉडिना थी। उस आदमी ने अपने फ़ोन को वाइब्रेट किया और उसे चेक करने पर उसे पता चला कि उसे अपनी कार की कीमत से 5 गुना ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। क्या बकवास है, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, उसने कहा। उस आदमी ने उस आदमी की कार की जांच की जो पहले क्लॉडिना के साथ था, उसे सुरक्षित रूप से लॉक पाया। वह हैरान था कि उस आदमी ने उसे अप्रत्याशित रूप से हाईवे के किनारे क्यों पार्क कर दिया। जैसे ही वह सोच रहा था कि वह घर कैसे पहुंचेगा, उसने दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी। कुछ ही पलों में वह पुलिस की कारों और अधिकारियों से घिर गया जो चिल्ला रहे थे, हिलना मत, अपने हाथ ऊपर करो। उसने हताश होकर जवाब दिया, रुको, मैं निर्दोष हूँ। सुरक्षित रूप से फिसलते हुए आर्थर और क्लॉडिना पुलिस की कारों और उनका पीछा कर रहे हेलीकॉप्टर से बचने में कामयाब रहे। क्लॉडिना का चेहरा राहत से चमक उठा और वह आर्थर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में पैसे से इस समस्या को हल कर पाएंगे, मिस्टर आर्थर, उसने कहा। आर्थर ने क्लॉडिना की ओर देखा, उसकी भौहें आश्चर्य से उठी हुई थीं। सच में? क्या तुम ऐसा सोचती हो? क्लॉडिना के गाल लाल हो गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पैर अपने मुंह में डाल लिया है। नहीं, मेरा मतलब है, आपको इस तरह से ड्राइव करते हुए देखकर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आप कहें कि आप एक पेशेवर रेसर हैं। फिर भी मैं देख सकता हूं कि आप जानते हैं कि अपने पैसे का अधिकतम उपयोग कैसे करना है और चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है, तब भी जब मैंने खुद इस पर विचार भी नहीं किया था। उस रात पहली बार आर्थर ने आखिरकार अपने मुंह से एक हंसी निकाली और राहत की सांस ली। हाँ, भगवान का शुक्र है, हम बच गए, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें घर जाकर आराम करना चाहिए।
उसने कार चलाते हुए क्लॉडिना की ओर देखा, हालांकि पहले की तुलना में धीमी गति से। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी, क्लॉडिना? उसने पूछा। हाँ, क्लॉडिना ने जवाब दिया, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हम जो एक्शन सीन कर रहे हैं उससे मैं काफ़ी थक गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसके लिए तैयार हूँ। उसने आगे बढ़ने से पहले राहत भरी सांस ली। क्या आप मेरा खाना बनाना पसंद करेंगे, मिस्टर आथ? हालांकि क्लॉडिना को अनाथालय में खाना पकाने का अनुभव था, लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं थी। गाना गाना उसका पसंदीदा काम था, लेकिन खाना बनाना दूसरे नंबर पर था। उस रात उसे खाना बनाकर अपना तनाव दूर करने की ज़रूरत महसूस हुई। शायद यह आथ के प्रति हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त करने का उसका तरीका था। क्लॉडिना चुप हो गई। उसे लगा कि आथा उसे जिस जगह ले जा रहा था वह खाना खाने और रात बिताने के लिए एकदम सही जगह थी। मेरा खाना बनाना निश्चित रूप से उस जगह की तुलना में नहीं होगा, उसने मन ही मन सोचा। क्या मैंने गलत प्रस्ताव दिया है? उसने सोचा। यह मज़ेदार होगा, आथा ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। मेरे लिए डिनर बनाने की सुश्री क्लॉडिना की उदार पेशकश को मैं किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकता, है न? आथा के उत्तर से क्लॉडिना अचंभित रह गई। उसने स्ट्रीट लाइट से रोशन उसके चेहरे का अध्ययन किया। वह लगभग बहुत ही परिपूर्ण लग रहा था, एक अथाह धनवान व्यक्ति, फिर भी एक विनम्रता प्रदर्शित कर रहा था जो या तो वास्तविक थी या चतुराई से गढ़ी गई थी। क्या आप वास्तव में मेरा खाना आजमाना चाहते हैं, मिस्टर आथ? क्लॉडिना ने धीरे से पूछा, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। क्लॉडिना के प्रश्न के उत्तर में आथ ने धीरे से ठहाका लगाया। हाँ, निश्चित रूप से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मेरे लिए 2 बार खाना बनाना होगा, क्योंकि मैंने आपकी 2 बार मदद की है। चालाक बनने की कोशिश मत करो। क्लॉडिना को लगा कि वह कई लोगों पर बहुत अधिक संदेह कर रही थी। वह चुप थी, खुद को और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या वह दूसरों के प्रति बहुत अधिक पूर्वाग्रही थी? उसने अपने जीवन में आए विभिन्न अनुभवों पर विचार किया और सोचा, क्या मुझे ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा अवसर नहीं मिले? क्लॉडिना ने सोचा कि क्या वह कृतघ्न थी और हमेशा अपने आसपास मौजूद आशीर्वाद को पहचानने में असमर्थ थी। क्लॉडिना ने सोचा कि क्या किसी को अपने जीवन में आने देना बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि जब किसी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली तब भी उसे संदेह था कि वे गलत इरादे रखते हैं। उसे आथ के बारे में अपनी धारणाओं पर पछतावा हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे आथ से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसने सोचा। आथ जिस कार को चला रहा था वह शहर के सबसे शानदार होटल, गोल्डन चैम्बर होटल के पास पहुंची। वह वीआईपी पार्किंग में रुका, जहां उसने हाल ही में खरीदी गई सीमित संस्करण वाली कार भी देखी। आथ ने कार का दरवाज़ा खोलते ही मुस्कुराया और क्लॉडिना की मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्लॉडिना को कार से बाहर निकालते समय मुस्कुराया। वे वीआईपी लिफ्ट में चढ़े और जल्द ही प्रभावशाली संरचना के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। इस मंजिल पर हर तरफ कई कमरे थे जो आलीशान वस्तुओं, आलीशान सोफे, एक टेलीविजन, एक मिनी बार, एक रसोई और सभी आवश्यक सुविधाओं से भरे हुए थे, जैसे कि इस मंजिल पर एक शानदार घर बना हुआ हो। आथ एक बार काउंटर के पास दीवार पर लगे एक छोटे से संचार उपकरण के पास गया। कृपया एक महिला के लिए पजामा लाओ, उसने विचारपूर्वक उपकरण पर अपनी उंगली थपथपाते हुए कहा। फिर वह क्लॉडिना की ओर मुड़ा और कहा, आकार एडना के शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए और उन्हें मेरे कमरे में ले आओ, कृपया। उसने होटल की नौकरानी से, जो उसकी कर्मचारी थी, क्लॉडिना के लिए कपड़े बदलने के लिए अनुरोध किया। नोवेल रूम, ऑग सीट सामग्री। विलासिता से अपरिचित न होने के बावजूद क्लॉडिना अभी भी कमरे से मोहित थी। यह उसका पहला मौका था जब उसने गोल्डन चैम्बर में कदम रखा था, और वह इतनी बड़ी जगह में सभी शानदार सुविधाओं से चकित थी। इस कमरे में रहना अच्छा होगा, उसने प्रशंसा के भाव से टिप्पणी की। यह अच्छा ही होगा, आथ ने सिर हिलाकर सहमति जताई। क्लॉडिना, आथ ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा, आप दूसरी तरफ के कमरे का उपयोग कर सकती हैं। मैं बाथटब में जल्दी से डुबकी लगाने जा रहा हूं और जब मैं कर लूंगा तो हम डिनर कर सकते हैं, ठीक है? ओह, क्लॉडिना हैरान दिखी और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद, मिस्टर आथ, उसने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास अजय आथ गार्डनर, अध्याय 29, अच्छे जीवन का स्वाद, गुना विशेष ऑफर के साथ नॉवेल बिनस्टो का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए https://novelbun.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का इस्तेमाल करें। खरीदारी का आनंद लें। अजय आथ गार्डनर C29, अच्छे जीवन का स्वाद, अध्याय 29, अच्छे जीवन का स्वाद। होटल की महिला नौकरानी ने उत्साह से अपनी सहकर्मी से कहा, अरे, क्या तुमने सुना? मिस्टर गार्डनर ने अभी अभी अनुरोध किया है कि मैं उनके कमरे में कुछ महिलाओं के नाइटवियर पहुंचा दूं। क्या तुम्हारा मतलब मुझे ये बताना है कि वे कपड़े मिस एडना के लिए हैं? क्या वे वास्तव में हर रात एक साथ रहती और सोती हैं? उसकी दोस्त ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। क्या तुम पागल हो? दूसरी ने आश्चर्य से कहा।
सुश्री एडना यहाँ नहीं है, वह कुछ समय से शहर से बाहर गई हुई हैं। तो क्या इसका मतलब है कि मिस्टर गार्डनर किसी और को ले जा रहे हैं? क्या तुमने उस लड़की को देखा है? क्या तुम्हें लगता है मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि मिस्टर गार्डनर किसके साथ रात बिताएंगे? वह बहुत आकर्षक हैं और मुझे यकीन है कि वह बहुत से प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं। अरे, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि मिस्टर गार्डनर सुश्री एडना और एक अन्य लड़की के साथ त्रिगुट कर रहे हों? दूसरे ने पूछा, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मेरा मतलब है, मैं इस विचार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्या? किसी ने आश्चर्य से कहा, उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मिस्टर गार्डनर और सुश्री एडना दोनों ही सम्मानित लोग हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे ऐसा कुछ करें। बिल्कुल नहीं, दूसरे ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैं बस जोर से सोच रहा था। यह एक पागलपन भरा विचार है। हाँ, निश्चित रूप से पागलपन भरा, दूसरे ने हल्की हंसी के साथ सहमति जताई। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से इसे निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। उसी समय गोल्डन पार्क रेस्तरां के पूर्व महाप्रबंधक बॉब ने उन पर चिल्लाया। एडना ने अभी भी उसे वहीं काम पर रखा था और वह स्पष्ट रूप से खुश नहीं था कि वे काम के घंटों के दौरान अपने बॉस के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? काम के घंटों के दौरान बड़े बॉस के बारे में बात कर रहे हो? अब काम पर वापस जाओ। हाँ, बॉब, उन्होंने जवाब दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। आर्थर अपने आलीशान बाथरूम में गया, अपने कपड़े उतारे और उन्हें कपड़े धोने के डिब्बे में फेंक दिया। उसने कमरे में लगे बड़े शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसे अपनी शक्ल कुछ अपरिचित लगी, उसका शरीर कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल गया था। आर्थर अब स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की तस्वीर पेश कर रहा था। उसकी टोन्ड मांसपेशियां उसके चमकते रंग से अलग दिख रही थीं। यह अविश्वसनीय है, उसने विस्मय में कहा जब वह गर्म टब में गया, अपने आप को उसके गर्म उपचारात्मक पानी में डुबोया। तुरंत उसने महसूस किया कि उसके शरीर से सारी थकान और तनाव पिघल रहा है। सर्दी का मौसम था और हवा में ठंडक साफ महसूस हो रही थी, खास तौर पर उन सभी रोमांचकारी कारनामों के बाद जो उसने झेले थे। दर्जनों लोगों से लड़ना, कारों का पीछा करते हुए पुलिस से बचना और स्नाइपर की गोली से बाल बाल बचना। आर्थर ने गहरी सांस ली, उसकी सांस से भापदार हवा उसके आसपास की चिलचिलाती गर्मी का सबूत थी। होस्ट, आप अपने सभी स्टंट के साथ वाकई प्रभावशाली हैं। आप पुलिस के साथ कार का पीछा करने से भी बच निकलने में कामयाब रहे। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह की चीजें अच्छी तरह से करते हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आर्थर ने जवाब दिया। उसकी अभिव्यक्ति शरारती थी क्योंकि उसने आंख मारी थी। और मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूं। उसने आगे कहा, मैं ये सब आपके द्वारा दिए गए जादू की वजह से कर सकता हूं, है न? सिस्टम आपको केवल ड्राइविंग कौशल देता है, लेकिन साहस आपके भीतर से आता है। होस्ट, हर कोई ड्राइविंग या लड़ाई में अच्छा बनने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन हर कोई खतरनाक चीज़ें नहीं कर सकता, खासकर दूसरों को बचाने के लिए। वह आपकी खास बात है। जब आप मेरी इस तरह तारीफ करते हैं तो मुझे संदेह क्यों होता है? आर्थर ने धीरे से पूछा, उसकी आंखें संदेह में सिकुड़ गईं। मुझे यकीन है कि आपने इसके बाद मेरे लिए कुछ व्यंग्यात्मक तैयार किया होगा। आप निश्चित रूप से बहादुर हैं, होस्ट। लेकिन आप अभी भी क्यों? मुझे नहीं लगता कि मुझे जो कहना था उसे जारी रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद, सिस्टम, आर्थर ने अपनी आवाज़ में व्यंग्य के सूक्ष्म संकेत के साथ कहा। वह और पीछे झुक गया, गर्म पानी के टब की आरामदायक गर्मी का आनंद लेते हुए, और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह वहां लंबे समय तक रहा, धीरे धीरे नींद में डूब गया क्योंकि गर्म पानी के झरने का आरामदायक वातावरण उसे घेर रहा था। मिस्टर आर्थर। आर्थर अपने नाम की आवाज़ से चौंक गया और डूबते दिल से उसे एहसास हुआ कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। सावधानी से बाहर झांकने पर वह सिर्फ क्लॉडिना की आवाज़ सुन पाया, हालांकि वह उसे देख नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके बेडरूम का दरवाज़ा खुला था और मुझे चिंता थी क्योंकि आप 2 घंटे से यहाँ थे। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी है? क्लॉडिना की कोमल, मधुर आवाज़ बाथरूम में गूंज उठी। नहीं, आर्थर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। मैं ठीक हूँ, मैं बस सो गया था। अच्छा, ये राहत की बात है, क्लॉडिना ने धीरे से जवाब दिया। ओह, मैंने कुछ गर्म बीफ सूप बनाया है। उसने बात रोकी, फिर कहा, अगर आप अभी भी नहाना चाहते हैं तो मैं इसे तब गर्म कर सकती हूँ जब आप खाने के लिए तैयार हों। नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में खाने की मेज़ पर पहुंच जाऊंगा, आर्थर ने शांति से जवाब दिया। कुछ मिनट बाद आर्थर ने तैयार होना समाप्त कर दिया और एक सफ़ेद नाइट गाउन पहन लिया। उसका शरीर पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस कर रहा था, जैसे कि उसने अभी अभी गर्म पानी से नहाया हो। वह डाइनिंग टेबल की ओर चला गया और उसने देखा कि क्लॉडिना ग्रे शॉर्ट्स के साथ ग्रे स्लीवलेस नाइट गाउन पहने बैठी थी। वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसका चेहरा और त्वचा अभी भी बर्फ की तरह सफ़ेद थी और उसकी आंखें अभी भी कोमल थीं। आर्थर के पास आते ही क्लॉडिना मुस्कुराई और फिर वह उसके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया।
आप वाकई तरोताजा दिख रहे हैं मिस्टर आर्थर, क्लॉडिना ने हंसते हुए कहा। आपको अपने 2 घंटे के स्नान का वाकई आनंद आया होगा, है न? हाँ, वाकई, आर्थर ने हंसते हुए कहा। ये 2 घंटे का परम आनंद था। फिर क्लॉडिना ने ध्यान से भाप से भरे सूप को एक कटोरे में डाला और आर्थर को थमा दिया। सौभाग्य से, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपको इस व्यंजन को खत्म करने के लिए मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। आर्थर ने क्लॉडिना के सूप की मोहक सुगंध को सूंघा और वह आश्चर्यचकित था कि जब वह गर्म स्नान में आनंद ले रहा था तब उसने इसे पकाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके मुंह में पानी भर गया और उसने जल्दी से अपना चम्मच सूप में डुबोया, उसे चखने के लिए उत्सुक। पहली बार चखने पर सूप की गर्माहट और उसके मुंह में भरे स्वाद ने उसे खुशी से भर दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। यह अविश्वसनीय है, उसने कहा। तुम बहुत बहुमुखी हो, क्लॉडिना, आर्थर ने कहा। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान फैल गई। क्लॉडिना ने जवाब में उसे एक शर्मीली मुस्कान दी। तुम सिर्फ मेरी चापलूसी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, है न? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में मनोरंजन था। आर्थर ने दिल खोलकर हंसा। मुझे लगता है कि यह शायद अब तक का सबसे महंगा भोजन है, उसने सोच समझकर कहा। आर्थर की बात का मतलब समझने से पहले क्लॉडिना ने एक पल के लिए सोचा। वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और अपनी नज़र नीचे झुका ली, हल्के से अपने हाथ के पिछले हिस्से को अपने होठों पर दबा लिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो आर्थर का चेहरा ऊपर की ओर था। लेकिन चिंता मत करो, उसने कहा। चलो इसे मेरी ओर से एक बोनस मानते हैं। मैं अभी भी उस बेहतरीन डिनर का इंतजार कर रही हूँ जो हम बाद में साथ में करेंगे, मिस्टर आर्थर। आर्थर ने उस रात क्लॉडिना के बारे में कुछ अलग देखा। वह मुस्कुरा रही थी और यहाँ तक कि ठहाके भी लगा रही थी, कुछ ऐसा जो उसने नीलामी के दौरान नहीं देखा था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जब उसका चेहरा मुस्कुराहट या ठहाके से चमकता था तो उसकी सुंदरता और शालीनता कई गुना बढ़ जाती थी। आर्थर मांस का सूप खाना जारी रखता था, अपनी जीभ पर मांस के प्रत्येक टुकड़े की कोमलता और सूप में मसालों के अनूठे मिश्रण का स्वाद लेता था। वह जानता था कि यह उसके जीवन का अब तक का सबसे खास दिन था। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियां, संपर्क, टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाएं, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, अजय आर्थर गार्डनर। अध्याय 30, आभासी वास्तविकता। एक प्यारा रोमांच। गुना विशेष ऑफर के साथ नोवेल बिन स्टोर में आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम सौदे पाने के लिए https://novelbin.store पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। अजय आर्थर गार्डनर C30, आभासी वास्तविकता। एक प्यारा रोमांच। अध्याय 30, आभासी वास्तविकता। एक प्यारा रोमांच। अपार्टमेंट का बेडरूम का दरवाज़ा, जो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत आलीशान, चरमरा कर खुला। काले सूट में सजे एक व्यक्ति ने धीरे धीरे दरवाजे से प्रवेश किया। पहली नज़र में एक आदमी का आभास हुआ। उसने अपना चेहरा छिपाने वाला मुखौटा हटाया, फिर उसका काला कोट भी। उसने लापरवाही से इसे कमरे के एक कोने में फेंक दिया, जिससे पता चला कि वह एक लड़की थी क्योंकि उसके पीछे तक लंबे काले बाल नीचे गिर रहे थे। वह एलिसिया मोरेल थी, एक 19 वर्षीय लड़की जिसने उस रात तनाव, विस्मय, भय और खुशी का एक मादक मिश्रण महसूस किया। हाँ, उसने उत्साह में चिल्लाया, अपनी पैंटी और ब्रा के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए, जो उसके छोटे शरीर को ढक रहा था, जो केवल 165 सेमी 5.4 फीट लंबा था। वह कंप्यूटर पर भागी और उस रात रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तेजी से स्थानांतरित कर दिया। एलिसिया ने देखा, अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए यह वाकई उल्लेखनीय है। प्रभावशाली बस्ट या पूर्ण विकसित शरीर की कमी के बावजूद उसका शरीर असाधारण आकार में था, जिससे पता चलता है कि वह जिम में नियमित रूप से जाती थी। एलिसिया, जो मिश्रित कनाडाई और एशियाई मूल की थी, का एक अनूठा रूप था जिसमें पश्चिमी और एशियाई विशेषताओं का मिश्रण था। उसके बाल और चेहरा उसे सुंदर और आकर्षक दोनों बनाता था। वह पसीने से लथपथ थी, अपने कंप्यूटर पर अभी अभी रिकॉर्ड किए गए वीडियो का विश्लेषण करते हुए जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और पसीना आ रहा था। उसकी सांसें कठिन और अनियमित थीं। जब वह रुकी तो उसने सोचा कि वह क्या कर सकती है। उसने जो फुटेज कैप्चर की थी उसकी समीक्षा करें। ये बहुत बढ़िया है, उसने कहा, उसकी आवाज़ संतुष्टि से भरी हुई थी। एलिसिया ने प्रसिद्ध गायिका कलाकार क्लॉडिना रिगल द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लेना समाप्त कर दिया था। वह उस रात भाग्यशाली थी जब वह उन बाय नोवेल ड्रामा और इवेंट के दौरान होने वाले हंगामे को कैप्चर करने में सफल रही। एलिसिया ने क्लॉडिना के मैनेजर के अपमानजनक व्यवहार को रिकॉर्ड किया था, जिसने उसकी वर्जिनिटी को नीलामी के लिए रखने का प्रयास किया था। यह पागलपन है, उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके लिए ये कितनी भयानक स्थिति थी, उसने कहा। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं लियो के लिंग पर लात मारती और यह सुनिश्चित करती कि वह फिर कभी इरेक्शन नहीं कर पाता। एलिसिया उस समय चकित रह गई जब उसने इवेंट में उस अमीर आदमी को देखा। वह अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहा था और क्लॉडिना की मदद के लिए आया था, जो एक अनिश्चित स्थिति में थी। यार, सच में, उसने कहा। वह बंदूक चला रहा था और ब्रूस ली की तरह लड़ रहा था। साथ ही वह कांच के दरवाजों पर कूद रहा था और उन्हें तोड़ रहा था।
क्या बदमाश था। एलिसिया का चेहरा निस्संदेह सुंदर था, जो उत्साह और दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिखा रहा था। वर्तमान क्षण पर उसका ध्यान इतना मजबूत था कि उसकी उपस्थिति भूल गई थी, फिर भी उसकी सुंदरता अभी भी निर्विवाद थी। फिर उसने खुशी और संतुष्टि महसूस करते हुए अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को अपलोड किया। मर जाओ, लियो, तुम बेवकूफ़ मैनेजर, तुम सिर्फ सेक्स और पैसे की परवाह करते हो। अब तुम उन लोगों के क्रोध को महसूस करोगे जो तुम्हें जेल में चोदेंगे। उसने एक तीखी कहानी सुनाई जिसने वास्तव में उन लोगों के परिणामों को घर पर पहुंचा दिया जिन्हें उसने सोचा था कि उस रात सजा मिलनी चाहिए। एलिसिया ने फिर एक आदमी की फुटेज देखी जो खुद को मिस्टर ग्लिट्जी होने का दावा कर रहा था। क्या दिलचस्प नाम है, उसने एक हैरान मुस्कान के साथ कहा। वह अपनी सीट पर हिल गई, उसके खुजली वाले नितंबों ने उसकी पैंटी को थोड़ा नीचे खिसका दिया। एलिसिया पिछले 2 सालों से राजधानी में अकेली रह रही थी और वह साउथलेक में एक विश्वविद्यालय की छात्रा और एक पूर्व राष्ट्रीय मार्शल आर्ट एथलीट होने के लिए प्रसिद्ध थी। वह अपनी इन उपलब्धियों पर गर्व से शेख ही बघारती थी। चूंकि वह अकेली रहती थी और उसे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस खुद ही भरनी थी, इसलिए उसे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ी क्योंकि मार्शल आर्ट इंडस्ट्री में रहने से उसे अमीरी नहीं मिलती थी। वह अक्सर खुद को सबक सिखाते हुए और उन पुरुषों की पिटाई करते हुए पाती थी जो उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत करते थे। एलिसिया उन लोगों में से नहीं थी जो सड़क पर किसी आदमी द्वारा सीटी बजाने पर चुप रहती थी। वह उन्हें कॉलर से पकड़ती और उनके घुटने पर एक तेज लात मारती, जिससे वे दर्द से तड़प उठते और संभवतः उन्हें अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ती। उसने मिस्टर ग्लिट्जी के बारे में जो तथ्य प्राप्त किए थे उन्हें उसने अपने नेटवर्क में प्रसारित कर दिया और उत्सुकता से यह जानने की कोशिश की कि उसकी पहचान उजागर करें। पहली बार एलिसिया ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो मिस्टर ग्लिट्जी की तरह इतनी फुर्ती और मजबूती से लड़ सकता था, और उसके मन में यह विचार आया कि वह मिस्टर ग्लिट्जी को स्पैरिंग का अभ्यास करने के लिए चुनौती देना चाहती थी या दूसरों को उसकी पहचान बताने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी करना चाहती थी। फिर वह हल्के से हंसी। बेशक उसका मतलब गंभीरता से नहीं था, लेकिन उसे लगा कि मिस्टर ग्लिट्जी जैसे लोगों को और अधिक पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने उस रात क्लॉडिना को बुरे लोगों की घेराबंदी से इतनी खूबसूरती से बचाया था। उसने अपनी कंप्यूटर घड़ी देखी और आह भरी, ये जानते हुए कि अब रात की दिनचर्या शुरू करने का समय आ गया है जिसे वह जीविका के लिए करती थी। वह बाथरूम गई, पसीना धोने के लिए शॉवर लिया और कुछ मिनटों के बाद अपने शरीर पर केवल तौलिया लपेटे हुए बाहर निकली। वह अपने कंप्यूटर पर वापस आए और काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए सभी स्ट्रीमिंग और अन्य एप्लीकेशन खोलीं। गुड इवनिंग मीना-सान, एलिस यहाँ है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और मैं आपका हमारे शाम के कार्यक्रम एलिस इन आइसलैंड में स्वागत करने के लिए यहाँ हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर सफ़ेद बालों वाली एक 2 आयामी एनीमे लड़की थी जो एलिसिया की हरकतों का अनुसरण कर रही थी। एलिसिया एक वीट्यूबर थी और जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गई हो। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी, मोहक थी जो एक छोटे बच्चे की तरह लगती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ओनी-चान, दान के लिए धन्यवाद, एलिसिया ने कहा, उसकी आवाज़ आश्चर्य से भरी हुई थी। हर बार जब एलिसिया एक वीट्यूबर के रूप में स्ट्रीम करती थी तो उसके दर्शक हमेशा चकित हो जाते थे। जो कुछ भी वह कहती और बताती थी उसके लिए उसे उदार दान और प्रशंसा की बौछार करते थे, भले ही वह अक्सर यादृच्छिक विचारों से अधिक कुछ न हो। वह अपनी मासूमियत भरी बाल सुलभ बोलने की शैली से उन्हें मोहित करने में सक्षम थी। डोमो अरिगाटो, उसने खुशी से कहा। एलिस, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। हे भगवान एलिस, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। एलिस, जब मैं रात में अकेली थी तब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी में तुमसे प्यार और प्यार करने दो। मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। एलिस ने थके हुए भाव के साथ अपने लाइव सेशन पर सभी टिप्पणियां पढ़ीं, लेकिन भले ही इसका मतलब किसी और के होने का दिखावा करना था, लेकिन उसने एक मोटी रकम कमा ली थी। आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि उसे यह काफ़ी पसंद आया। धन्यवाद ओनी-चान दाइसुकी, उसने प्यार से कहा। सभी को नमस्ते। क्या आपने हाल ही में टेलीविज़न पर कार चेस की रोमांचक खबरें देखीं? कार का ड्राइवर एक अनुभवी रेसर की तरह लग रहा था। क्या आप सभी ने इसे देखा? इसके बाद एलिसिया ने हाल ही में अपने कुछ रोमांचक अनुभवों को साझा किया और उन विषयों पर बात की जो उसके श्रोताओं को बहुत पसंद आए। अरे, क्या तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी नहाया है और अभी तक कोई कपड़ा नहीं पहना है। अरे, कुछ अजीब मत समझो, मैं अभी भी तौलिया पहने हुए हूँ। आप सभी को आपके उदार दान के लिए धन्यवाद। मुझे ये सीज़न पूरा करना है और मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। कल मिलते हैं। अध्याय की रिपोर्ट करें, टिप्पणियाँ, संपर्क, टॉस, साइट मैप दान करें।